सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त। पहला रोज़ा सबको बहुत ज़्यादा मुबारक। बहुत मुबारक। और आज जो है मसाजिद में बहुत रश होगा, तरावी पढ़ी जाएगी। और अपार्ट फ्रॉम दी अदर थिंग्स जिस चीज़ की भी आप दुआएं मांगेंगे, एक मेरी ये भी अपील है कि कल पाकिस्तान का IMF के साथ सेकंड ट्रांच की रिव्यू मीट है, तो उसके लिए भी ज़रूर दुआ कीजिए कि सब कुछ खैर आफियत से हो जाए और अल्लाह जो है IMF वालों के दिलों में हमारे लिए नरमी पैदा करे। सर बिल्कुल नरमी पैदा करे, क्योंकि आपको पता है कि हमारी ये जो इकोनॉमिक फॉल्ट लाइंस हैं उस पर ये सबसे सेंसिटिव एरिया है, जिसके ऊपर अगर आपको हल्का सा भी डिले के तासुर भी मिल गया तो वहीं स्टॉक मार्केट गई, वहीं सब कुछ सेंटिमेंट गया, इन्वेस्टर गए, रियल एस्टेट गया। तो इसको मुस्बत होना बहुत अहम होता है हमारे लिए। तो अल्लाह खैर करेगा सर, इंशाल्लाह हम उनको प्रूव कर पाएंगे कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने एक टारगेट बहुत बुरी तरह मिस किया जो टैक्सेशन का था, हम उसके ऊपर क्या इकदाम लेंगे और आगे जाकर उसको कैसे ठीक करेंगे, ये हमें मनवाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सर हम डाइव इन करते हैं सर सीधा अपनी पहली खबर में। सर बेसिकली स्मॉग का सिलसिला सर ऐसे नहीं है कि सिर्फ कोई एक लाहौर सेंट्रिक ये मसला है या रादर पंजाब सेंट्रिक मसला है। इंडिया में भी, हमसाय मुल्क में भी, दिल्ली में हमने देखा इस दफ़ा के जिन दिनों लाहौर से हवा उस तरफ चलेगी तो स्मॉग उधर चलेगी, जिन दिनों हवा इस तरफ आ गई तो यहाँ आ गई। उनके भी सिमिलर इशूज़, कार एमिशंस को कर लें आप, उसके अंदर क्रॉप बर्निंग उसके अंदर आप डाल लें, और दीगर और जो आउट ऑफ स्टेट जो दिल्ली से बाहर या लाहौर से बाहर जगहों पे ख़ास तौर पे जहाँ पे क्रॉप बर्निंग होती है उसके असरात जो हैं फिर इन दो शहरों के अंदर कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। हमने जो लेवल्स देखे स्मॉग के वो बहुत बढ़ के देखे, इस दफ़ा रिकॉर्ड तमाम तोड़े गए। और इस पर काबू पाने के लिए एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं इंडिया की, तो अभी हम आते हैं ख़बर के ऊपर, पंजाब गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ सोच रही है, अभी कर क्या रही है ये हमें नहीं पता। अल्लाह करे कि जो भी करना है जल्दी किया जाए। और मसनूई बारिश का भी उसके अंदर एक एलिमेंट है, जो दोनों हुकूमतें जो हैं वो उसके ऊपर फोकस कर रही हैं, तो अगले साल देखेंगे। अलबत्ता जो दिल्ली के अंदर सर 1 अप्रैल से जो एक बहुत सख्त जो एक चीज़ की गई है वो ये है कि कोई भी किसी भी गाड़ी जो कि 15 साल से पुरानी है उनको पेट्रोल नहीं फराम किया जाएगा पेट्रोल पंप्स की जानिब से। अब जाहिर है इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि इसका मैकेनिज़्म जो है अभी तैयार हो रहा है और 1 अप्रैल से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो सर ये तो बहुत ही सख्त किस्म का मेजर है कि बेसिकली 15 साल पुरानी गाड़ी तो क्या होगी, 2000 आपकी 5 की गाड़ी होगी या 2005 की गाड़ी 15 साल पुरानी होगी सर तकरीबन 20 की, सॉरी 20 की, 2020 की गाड़ी जो है नहीं 5 की। तो अब इसके अंदर से बेसिकली हमें देखना ये पड़ेगा कि उन एरा की जो गाड़ियाँ हैं वो तो बिल्कुल ठीक चलती हैं, उनके अंदर तो कोई इशू नहीं है। ऑब्वियसली एमिशन कंट्रोल एक डेफिनेटली इशू होता है उनका, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में भी और उनके मुल्क में भी MOT का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप ईयरली एक कराते रहें, देखते रहें कि गाड़ी कितनी ख़राब है वरना उसको रोड लीगली ना करें। तो उन्होंने उल्टी तरफ से किया है कि 1 अप्रैल को क्या हंगामा होगा दिल्ली के अंदर ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी सर जो 15 साल से पुरानी हैं। जी सर, मेरा ख्याल है कि दिल्ली के कुछ शहरों में ये बड़े अरसे से चल रहा है। मैं दिल्ली कह रहा हूँ, इंडिया के कुछ शहरों में। और जो है ये शायद कुछ ऐसे भी शहर हैं जहाँ पे 15 के बजाय 10 साल है। जाहिर है वहाँ पे मेरे ख्याल में ये मसला नहीं था कि फ्यूल नहीं मिलता था, लेकिन पुरानी गाड़ियों की शायद जो टैक्स की मद में वो बहुत ज़्यादा पैसे उन्होंने मांगने शुरू कर दिए थे। और इसी वजह से आपने पिछले साल में कई दफ़ा ऐसे ख़बर सुनी होगी कि इंडिया में एक फैमिली ने अपनी पुरानी गाड़ी दफना दी। अच्छा, अब वो जाहिर है मतलब आपके अपने पुरानी गाड़ी के साथ बहुत सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, यादें जुड़ी होती हैं, फ़ाइन। लेकिन आपको पता है सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं वो दफनाने से बेहतर समझते हैं बेच देना, अगर कोई चीज़ बिक सकती हो। तो मतलब मेमोरीज तो आप अपनी अगेन वो तो आपकी यादें तो रहती हैं, वरना आप तस्वीरें खींच लो, आपने दफना जो देनी है तो उसके बेहतर है कि इसको यूटिलाइज ही कर लो। तो बेसिकली मसला वही था कि 10 साल से पुरानी गाड़ी वहाँ पर बिकना एक मसला बन गया था इस वजह से। अब ये मज़ीद मसला बनने को जा रहा है, जबकि ये तो दिल्ली वाइड कर रहे हैं इसको। एग्जैक्टली। सो ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें भी सोचना पड़ेगा। हमने इससे एक मिलती जुलती खबर यहाँ पर भी की थी कि जी वो यहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट्स अब रिक्वायर्ड होंगे। अगेन वो जो है ना कि पहले 5 साल या पहले 3 साल गाड़ी को ज़रूरत नहीं है, उसके बाद से रिक्वायर्ड होगा। मेरा तो ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि पहले साल से फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, और उसकी वजह क्या है कि अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए
जाए और फ्रंट उसका तबाह हो जाए, उसको दोबारा बनाया जाए, तो फिर कई दफ़ा बहुत मैंने अक्सर ये देखा है कि आप उसकी जो कार्बन एमिशन है वो उस तरह की नहीं रहती जैसी एक नई गाड़ी की होनी चाहिए। अच्छा, बाकी ये है कि अगर किसी ने अपनी गाड़ी को इतना फिट रखा हुआ है कि वो 15 साल पुरानी है लेकिन उसके बावजूद वो बिल्कुल ठीक चलती है और उसकी कार्बन एमिशन भी ज़्यादा नहीं है, तो इस किस्म के ड्रास्टिक स्टेप्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है कि जी उसको पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। सो बुनियादी बात तो यही है, मतलब इवेंचुअली आपको पता है आगे जाके लोगों को शौक होता है कि जी वो विंटेज गाड़ियाँ रखते हैं। अगर आपने इस तरह की कवानीन बनाने शुरू कर दिए तो वो सारे शौक ख़त्म हो जाएंगे, उनकी कीमत ख़त्म हो जाएगी, बहुत सारी इंडस्ट्री एक डूब जाएगी। सो बुनियादी मसला जो है ना, मेरे ख्याल में वो फिटनेस टेस्ट है, अगर वो मैंडेटरी हो, हर गाड़ी के लिए हो, तो फिर इस तरह के कवानीन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सर, इस तरह की नहीं है। और दूसरा देखें हो किस चीज़ है, स्मॉग की बात में हो रहा है ना, तो इससे आप कितनी को रुकावट डाल लेंगे। मतलब जो 2010 के बाद की गाड़ी खरीदी गई है 11, 12, 13 में, मतलब वो भी अब तक तो इस पॉइंट मतलब क्या मैकेनिज्म था कि 15 साल उसका स्वीट स्पॉट है जिस पे गाड़ी की इमिशंस ख़राब हो। हाँ, इस पर ये भी हो सकता है सर कि जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो आपको पता है जापानी गाड़ी जितनी यहाँ बिकती है उससे कई ज़्यादा शायद इंडिया में बिकती है, उनकी डोमेस्टिक भी है। वो जो कंपनीज़ हैं वो भी इससे माइंड कर सकती हैं कि जी आपने कैसे ये इल्ज़ाम लगा दिया हमारी इंजीनियरिंग के ऊपर कि हमारी गाड़ी जो 15 साल बाद उसके एमिशंस फारग हो जाते हैं। दे कैन सर्टनली से कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा सर, पेट्रोल पंप पे इंश्योर करवाना ये बड़ी मुश्किल चीज़ होगी कि आप किसी गाड़ी को कैसे असेस कर सकते हैं। मतलब हर शख्स जो पेट्रोल भर रहा है वो पहले उसकी किताब चेक करेगा, जी मैन्युफैक्चर रजिस्ट्रेशन या मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है गाड़ी की, इस तरह तो बहुत टाइम लगेगा। सो इसको किस तरह करेंगे मुझे नहीं पता। बट अगेन सर ये देखें ना, अब आ गए हम पैनिक मोड में। इसमें ये भी जिक्र किया हुआ है कि मसनूई बारिश पे अब से प्लानिंग होने लगी, क्लाउड सीडिंग जो है वो अब से प्लानिंग होगी और स्मॉग के आसपास हम किया करेंगे। अब ऑन द फ्लिप साइड सर, अगर पाकिस्तान वापस आ जाए तो वहाँ पे इस किस्म का कोई इकदाम सख्त किस्म के जो है स्मॉग के खिलाफ मेरे तो ख्याल में मैंने अभी तक नहीं देखा। वो कहा जाता है जी कि हम ट्रैफिक वालों को मीटर्स देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, मैंने तो सर कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। अलबत्ता हमने तो यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं अभी और जितने नए नए मॉडल्स आ रहे हैं और जितनी नए नए मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं यहाँ तो, और जितना अब कार लोन का सिस्टम फिर से थोड़ा रवा होना शुरू हो गया यहाँ, तो मेरे ख्याल में और बढ़ने लगी हैं गाड़ियाँ यहाँ पे। और अगेन जो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है उसके ऊपर तो आपको पता है हम कितनी दफ़ा बात कर चुके हैं कि अगर आप कैलकुलेट करें कि वो एक मोटरसाइकिल कितने एमिशन निकालती है, फिर मल्टीप्लाई करें उसको इन दी अमाउंट ऑफ मोटरसाइकिल्स, वो गाड़ियों से ज़्यादा हैं। तो उसके बारे में क्या कर रहे हैं आप? जी, और वैसे भी उनका तो सिस्टम ज़्यादा ख़राब है ना, और ज़्यादा क्योंकि पुराना है गाड़ियों से। गाड़ियाँ तो अब बहुत EFI किस्म की आती हैं जो कार्बोरेटर वाली भी होती हैं। तो बुनियादी बात यह है कि आपने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने अभी तक कुछ हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या किया है। हमारी तो जो हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं मैन्युफैक्चरिंग उनकी अपनी लोकल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे गाड़ियाँ हैं भी बहुत सस्ती। तो वो तो खैर शायद जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो एक तरफ उनको ये मसला होगा कि चलिए हमारी रिप्यूट ख़राब हो रही है, दूसरी तरफ वो शायद खुश भी हों कि इसका मतलब है नई कार सेल्स बढ़ जाएंगी। अच्छा, और अगेन ये जो पुरानी गाड़ियाँ हैं ये अब कोई ऐसा मुल्क ढूंढा जाएगा जहाँ पर गाड़ियों की ज़रूरत हो, वो पुरानी गाड़ियों को वहाँ एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे फाइनली आपको मतलब पता ही है कि 75 या 70 साल तो बिग 3 रहे और किसी को आने नहीं दिया। फिर जब अभी और कंपनीज आई बाहर से, लोकल तो हमारी है कोई नहीं, तो उसमें भी बड़ा एक ये प्रॉब्लम था कि जी सब गाड़ियाँ जो हैं वो पुरानी तर्ज की आ रही हैं, वो अपने पुराने इंजन्स जो बाहर बिकने बंद हो गए हैं उनको लेके यहाँ आ गए हैं। अब तो दुनिया जो है वो जा रही है हाइब्रिड की तरफ, इलेक्ट्रिक की तरफ, तो वो क्यों नहीं हो रहा। सो फाइनली अच्छी बात ये है कि अब पाकिस्तान में जो कंपनियाँ ऑपरेट कर रही हैं उन्होंने भी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियाँ देनी शुरू कर दी हैं। अब इसमें छोटी सी जो बात करनी ज़रूरी है वो ये है कि लोग जब अब अपना मेंटल मैथ्स करते हैं गाड़ी लेने से पहले, तो वो ये समझते हैं या वो ये सोचना चाहते हैं कि अगर हम हाइब्रिड गाड़ी लेंगे तो हमें सस्ती पड़ेगी क्योंकि उसमें पेट्रोल कम लगेगा इन द लॉन्ग रन, या हम अगर इलेक्ट्रिक लेंगे तो हमारे पैसे बहुत ज़्यादा बच जाएंगे क्योंकि हमने बिल्कुल भी बिजली वो पेट्रोल नहीं डलवाना होगा। ऐसे नहीं होता। ऐसे इसलिए नहीं होता क्योंकि आपकी जो एक रेगुलर फ्यूल वाली गाड़ी है वो अपना पैसे जो है छोड़ती है, जाहिर है जब आप उसको रीसेल करने जाते हैं, लेकिन जिसने ख़रीदनी है उसको ये पता है कि मैंने इसके पैसे देने हैं, मैंने ये गाड़ी घर लेके जानी है और चलानी है, इसमें मेरा कोई काम नहीं है। आपकी हाइब्रिड हो गई और आपकी इलेक्ट्रिक हो गई, उनके अंदर अब एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल है, उनके अंदर बैटरीज़ हैं।
अब वो जाहिर जब आप उसको रीसेल करने जाएंगे तो सब माइलेज देख के कहेंगे कि अच्छा इतने किलोमीटर के बाद इनकी तो बैटरीज रिप्लेस करवानी है, तो वो एक बहुत बड़ा मेजर खर्चा है, तो वो तो मैंने करना है, तो आपके काफ़ी पैसे उसमें टूटते हैं। सो आप जितने पैसे पेट्रोल की मद में बचाते हो, आइदर हाइब्रिड हो या आपके पास या इलेक्ट्रिक, वो कभी भी पूरे नहीं कर सकती पैसे जो आपने इन द फर्स्ट प्लेस प्रीमियम दिया और दूसरा जब आप सेकेंडली बेचने गए हो। सो आप ये ख़रीद के पैसे नहीं बचा सकते। लेकिन सबको हमें ये कहना चाहिए कि हाइब्रिड लें और इलेक्ट्रिक लें, उसकी सिर्फ एक वजह, ये एक स्टेटमेंट है। ये आप कह रहे हो कि यार ये मैं पैसे नहीं बचा रहा, मैं तो पैसे एक्स्ट्रा खर्च रहा हूँ। बेसिकली मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वजह से धरती को कम से कम नुकसान हो। सर बिल्कुल, और इसके भी देखिए ना, ये इसके ऊपर भी एक ना काउंटर आर्ग्यूमेंट बहुत बड़ी है। वो ये है कि बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल या हाइब्रिड व्हीकल जो हो जाए, उसका जो फर्स्ट ओनर है उसका कार्बन फुटप्रिंट तो बहुत बड़ा है, जो सेकंड ओनर है उसका कम है। उसकी एक वजह है, उसकी एक साइंस है। बेसिकली जो लिथियम बैटरीज हैं जो हाइब्रिड में भी लगी होती है, इलेक्ट्रिक में भी, उस लिथियम को माइन करना, फिर उस चीज़ को किसी एक जहाज़ पे चढ़ा के फैक्ट्री पहुंचाना, वहाँ से फिर वो बैटरी तैयार होना, फिर वो बैटरी शिप होना, फिर वो गाड़ी में इवेंचुअली वो गाड़ी इटसेल्फ यहाँ पे आती है, उसके पार्ट्स आते हैं, वो असेंबल होती है। इवेंचुअली जब फर्स्ट ओनर के पास जाएगी तो फर्स्ट ओनर ने तो ठीक ठाक कार्बन फुटप्रिंट उस पर रख लिया। अलबत्ता जो सेकेंड ओनर है, बिकॉज उसका कार्बन फुटप्रिंट फर्स्ट से वो तो एग्जॉस्ट हो गया ना, जो सेकंड ओनर ले रहा है उस गाड़ी को, सेकंड हैंड ले रहा है वही गाड़ी, उसका कम होता है। सो ये उसकी डायनामिक्स है कि जब तक आप लिथियम आयन जो है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढते, जैसे चाइना सॉल्ट बेस्ड अब कर रहा है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इसके अंदर, इसको सस्ता भी करने की कोशिश की जा रही है। तो दुनिया के लिए सर फेयरली पाकिस्तान तो अपनी जगह, पूरी दुनिया के लिए ये एक रिलेटिवली न्यू टेरिटरी है जिसके अंदर हम घुस गए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ब्रांड जो हैं वो बेतहाशा आ गए हैं। चाइनीज़ मार्केट तो इस वक्त मेरे ख्याल में 30% अपनी टोटल ऑटो जो इंडस्ट्री है उसके अंदर इलेक्ट्रिक उसने इंट्रोड्यूस नहीं कर दी, वो चल गई है काफ़ी लाखों किलोमीटर। सो पॉइंट इज़ कि चाइना तो ऑल इन है इस चीज़ पे, लेकिन ऑल इन क्यों है? क्योंकि उनको भी पता है कि फ्यूचर जो है उसमें अगर बैटरीज मज़ीद एफिशिएंटली ना माइन हुई या मज़ीद एफिशिएंटली बनी ना, तो ये इट्स ऑल फॉर नथिंग। हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। सिर्फ ये होगा जी कि इलेक्ट्रिक चलाने अपना ज़हनी सुकून है कि जी मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहा हूँ, और उसके साथ साथ यहाँ से जो भी कर लें आप, यहाँ पे एक चीज़ हम बहुत लैक कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी लॉन्च कर दी आपने, यहाँ पे हाइब्रिड भी लॉन्च कर दी, लेकिन आप इंसेंटिवाइज करें ना फिर। जैसे ये तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि कंज्यूमर को एंड में नेट फ़र्क तो कुछ नहीं है, हाँ अलबत्ता बल्कि महंगी पड़ती है। तो आप एक किसी को मोटिवेट करने के लिए किसी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। गवर्नमेंट जैसे बाकी दुनिया में, मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्री में, जर्मनी में, यूरोपियन जगहों पे आपको चार्जिंग फ्री मिलती है, आपको पार्किंग प्रेफर्ड मिलती है, आपको टैक्सेशन बेहतर मिलती है। आप वो सारा कुछ रेप्लिकेट करके यहाँ करें, फिर आएगा इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन। अगर आप कहेंगे जी कि ये शोरूम्स हैं उसमें गाड़ी ले लें, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो अभी तक पेट्रोल प्रेफर करेंगे, आप इंसेंटिवाइज करेंगे तो फिर उस पर चले जाएंगे यकीनन। और इसके साथ आपने जो कहा ना कि फर्स्ट ओनर का कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा है, उसके अलावा माइनिंग तो अमूमी तौर पे किसी भी चीज़ की क्यों ना हो रही हो, जहाँ से होती है उन ममालिक में जमहूरियत भी नहीं होती, उन ममालिक में ह्यूमन राइट्स का भी तमस्खर उड़ाया जाता है, बच्चे काम करते हैं। बिल्कुल। तो ये सारे मसाइल अपनी जगह पे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जिस तरह आपने चाइना का जिक्र किया, अमेरिका भी देखें अब ऑल इन है इलेक्ट्रिक में, आप जर्मन भी अब सारे ब्रांड्स इलेक्ट्रिक बनाना शुरू कर रहे हैं। सो अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जो फ्यूचर तो क्या उसको कहें, ये तो अब प्रेजेंट है। अब वो फ्यूचर तो हम देखेंगे जब वो सॉल्ट वगैरह सारा मामला होगा। सो अब ये तो हो रहा है। अब इसमें अगेन बाहर वालों को भी चाहिए कि हमें इंसेंटिवाइज करें कि अगर पाकिस्तान में लोग यूज़ करेंगे ज़्यादा तो हम उसके बदले में उनको सस्ती को प्रोवाइड कर देंगे, या कोई हम अपने पैसों से चार्जिंग स्टेशंस लगा देंगे या बिजली का कुछ कर देंगे। उसकी एक वजह ये है कि ऑलरेडी पूरी दुनिया के जो कारखाने हैं उसका इम्पैक्ट हमारे इलाके पे पड़ रहा है। तो अब हम, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्योंकि हम पर पड़ रहा है, तो अब हमें ज़रूरत है कि हम सबसे पहले शिफ्ट हों इलेक्ट्रिक पे और दीगर जो भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और कसूर हमारा इसमें इतना नहीं है। सो जिस तरह से सरकार को चाहिए कि हमें इंसेंटिवाइज़ करे, उसी तरह मुझे लगता है दूसरे ममालिक को चाहिए कि पाकिस्तान को इंसेंटिवाइज़ करें। बिल्कुल सर, पाकिस्तान को इंसेंटिवाइज़ करें। और देखें सर, एंड ऑफ द डे ये बात अब रियलाइज़ करनी चाहिए तमाम दुनिया को कि पाकिस्तान जो है एंड ऑफ द डे एक मार्केट तो है। आपके देखें, आपके अर्बन सेंटर्स की बात करें जहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा चलनी हैं, वहाँ पे जितनी कंसंट्रेशन है पॉपुलेशन की, और उनको कन्वेंस तो चाहिए ना पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये एक हर शख्स के लिए जो मेजर अचीवमेंट ज़िंदगी में होता है वो यही होती है जी कि मेरा घर हो अपना और मेरी गाड़ी हो। समटाइम्स गाड़ी पहले, घर बाद में होता है। तो उस मार्केट को टैप तो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है, शुक्र है उन्होंने जो बैरियर्स टू एंट्री थे बिग 3 की वजह से, उनको तो तोड़ा। उनको तोड़ने से उनको ठीक ठाक इफेक्ट पड़ा है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ रोकें ना, आप इंसेंटिवाइज़ करें
ऑटो मैन्युफैक्चरर्स जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड में हैं कि जी आप यहाँ आके सबसे पहले नेटवर्क बनाएं अपना चार्जिंग का। यहाँ पे चार्जिंग का सर बहुत बड़ा मसला है। जब तक आप गवर्नमेंट ये सब्सिडीज़ भी दे दे, सब कुछ दे दे, अगर चार्जिंग नेटवर्क ही नहीं होगा तो कोई भी शख्स इस चीज़ पे नहीं आएगा। आप देख लें लाहौर शहर जो है उसके अंदर तो बहुत ही कम चार्जिंग पॉइंट है, इस्लामाबाद में फिर ज़्यादा है, कराची में मुझे नहीं पता। जो अभी बहुत बड़ी एक इलेक्ट्रिक चाइनीज़ की जो सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिनका अपना अब कार मैन्युफैक्चरिंग है, जो बहुत मशहूर ब्रांड है दुनिया भर में, वो यहाँ ऑफिशियली आ गए हैं ये कह के कि जी हम पहले आएंगे, हम चार्जिंग नेटवर्क बनाएंगे, फिर गाड़ी आएंगे। वो चार्जिंग नेटवर्क अभी तक हमें नज़र नहीं आया, गाड़ियाँ आ गई। ये इस प्रैक्टिस को रोकना पड़ेगा और ये सिर्फ तब हो सकता है कि गवर्नमेंट ना सिर्फ ये कहे कि चार्जिंग लगा लें, वो गारंटीड इलेक्ट्रिसिटी दे उनको लॉसलेस और उनको प्रेफर्ड रेट दे जिस पे गाड़ियाँ चार्ज हों। बिल्कुल, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है और अभी तक इस पे सोचा क्यों नहीं, अभी तक इस पे अमल दरामद हुआ क्यों नहीं। अगेन वो देखें कि जब इनको इजाज़त मिल भी गई थी दीगर आने की, सबसे पहले उन्होंने कोशिश यही की कि जो कहीं चीज़ें नहीं बिक रही वो यहाँ पे हम टिका दें। और अगेन हमारे हुक्मरान जो हैं वो जिस तरह से पहले बिग 3 को फैसिलिटेट करते रहे हैं, फिर उन्होंने इनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की, लेकिन अब जाहिर है सबको समझ आ गई है कि जी अवाम जो है ना वो बहुत बाशऊर हो गए हैं। ये मोबाइल फ़ोन ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है कि वो उसको हर वक्त एक शख्स को पता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, मलेशिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है और दुबई में क्या हो रहा है, तो फिर वो पूछता है कि जी यहाँ पे ये क्यों नहीं हो रहा। सो अब बहुत तेज़ी से इनको अपने वेज बदलने की ज़रूरत है और ये इलेक्ट्रिक जो है इनको ये सारे मामला चार्जिंग से लेकर सस्ती इलेक्ट्रिसिटी और सबसे इम्पॉर्टेंट अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी, इस सब पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदना चाहता है शख्स, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला तो ये है कि वो कितने मील चला सकेगा। हाँ बिल्कुल सर, रेंज का भी इशू है और इस पर एक दो और पॉइंट्स है, यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर हम बात कर रहे थे सर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की जो एक रेवोल्यूशन कहा जा रहा है आ रही है, हम स्मॉग से होते हैं, इंडिया जो इकदामात ले रहा है। सर इसके अंदर आपने एक जो बात की ना कि अब अवाम बाशूर हो चुकी है गाड़ियों के मामलात में, हर चीज़ के मामलात में, लेकिन ये इतनी सर ज़बरदस्त कन्वर्जन हुई है कि आप बाकी दुनिया में जाएँ ना, ख़ासतौर पर अमेरिका जैसे मुल्क में चले जाएँ जहाँ पे शोरूम अपॉन शोरूम्स हैं, ब्रांड्स अपॉन ब्रांड है, वो बेसिकली बायर्स मार्केट है। बायर जो है प्राइस जो है उसको डिक्टेट करता है कि जी मैं यहाँ तो अभी ऐसे नहीं हुआ कि जी एक किसी कार डीलर के पास जाएंगे वो इतने की गाड़ी दे रहा है ब्रांड न्यू, वो कहेगा यार मुझे तो इतने की उस जगह से मिल रही है, तो वो आपसे हैगल कर सकते हैं। यहाँ तो हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते, यहाँ तो हमें एक प्राइस बताई जाती है, बस यही प्राइस है। अलबत्ता यहाँ पे क्योंकि ब्रांड्स इतने आ गए हैं, आप यहाँ पे मॉडल्स इतने आ गए उन डिफरेंट ब्रांड्स के, तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता एक बायर्स मार्केट बन रही है। दो चीज़ें उसके अंदर चेंज हुई हैं। एक तो ये कि आपके पास चॉइस है, आप मतलब 3 ब्रांड से हट के अब 8-10 ब्रांड जो हैं उनमें आप खेल सकते हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2 सर अब जो वो ऑन वाला मसला था वो इस चीज़ से रेडिकेट हुआ है कि जी अब गाड़ी जो है वो बनाई जा रहे हैं हम, क्योंकि हमने तो बनानी है, हमने बेचनी है। पहले तो होता था कि जी ज्यूम करेंगे इतनी गाड़ियाँ चाहिए होंगी तो इतनी बनाएंगे, फिर ऑन मार्केट को भी थोड़ा सा आपस में ही लगे रहते थे सारे। इसके अंदर सिर्फ ये है कि अब आपके पास अगर जेब में पैसे हैं तो बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी अवेलेबल हैं कि आप शोरूम पे जाएं, पैसे दें, गाड़ी सेम डे आप लेके निकल जाएं। ये लोग कर रहे हैं, तो ये दोनों बड़ी अच्छी चीज़ें हैं मार्केट में चेंज जो है। बिल्कुल, और ये तो मतलब मैं तो शर्मिंदा होता हूँ सोच के कि ये जो हमने इतने दिहाइयाँ ऑन मार्केट में गुजारी हैं, ये कोई मजाक था, ये कोई सीरियस चीज़ थी कि मतलब आपके पास पैसे हैं और एक कंपनी गाड़ी बनाती है, लेकिन बीच में एक शख्स है जो कि सारी बुक करवा के बैठा हुआ है और वो आपसे पैसे निकलवा लेगा। और ये पाकिस्तान में चलता चला जा रहा है, दिहाइयाँ गुजर गई हैं, ना इस पे वो गाड़ी की कंपनी एक्शन लेती थी, ना इस पे अवाम खड़े होते थे, ना इस पे हुकूमत कुछ करती थी। मतलब ये तो मजाक है, मतलब ऑटो इंडस्ट्री के साथ मजाक है। आप दुनिया में किसी को बताएंगे वो आप पे हंसेगा। बिल्कुल। और सर हमेशा हम ये कहते हैं लास्टली के जब आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप ज़्यादा स्पेक्ट्रम बढ़ा देते हैं, मतलब आप ज़्यादा चीज़ें ले आते हैं, ज़्यादा ब्रांड्स आ जाते हैं, ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, तो उससे हमेशा एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। मतलब एक जगह 3 गाड़ियाँ के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके 2-2 मॉडल हैं, 6 टोटल गाड़ियाँ बनाते हैं यहाँ पे। दैट मीन तो अब अगर एक ब्रांड है उसके अपने 5 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 7 हैं, वो हर गाड़ी बननी है, फिर उसकी जब बननी है तो वो एम्प्लॉयमेंट होगी, उसके बाद उसकी सर्विसिंग होनी है वो एम्प्लॉयमेंट होगी, फिर उसके आफ्टर मार्केट पार्ट्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट होगी, फिर आपकी जो 2nd टियर 3rd टियर वर्कशॉप्स हैं वो समझ जाएंगे उसके मैकेनिज्म्स क्या हैं, वहाँ लोग जाकर रिपेयर करेंगे गाड़ी। सो हर चीज़ के ऊपर इसका इफेक्ट एक पॉजिटिव नज़रिए से आता है। तो ये हमें चीज़ें अच्छी लगी हैं, तो ये और होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है जो भी किया उन्होंने ऐसे ही रखे हैं, बल्कि मज़ीद इसको आप बढ़ाएँ। यकीनन। बिल्कुल सर, आगे चलते हैं प्लीज़। सर मैट्रिक के सर इम्तहानात जो है
वो सर पे हैं, बिल्कुल आने को हैं, कुछ दिनों में शुरू हो जाने हैं। अलबत्ता ताख़ीर का निशाना शायद बने हुए हैं इस दो वजूहत से। एक तो ये कि ये जब अनाउंस हुई थी डेट्स तो पेरेंट्स ने बहुत आउटक्राई था कि जी आपने रमज़ान के महीने के अंदर ही आपने अगर मैट्रिक के इम्तहानात रख लिए तो बच्चे जो हैं उनसे सही तरह से इम्तहान दिए नहीं जाएंगे। अलबत्ता वो उन्होंने स्केड्यूल तो अपना चेंज नहीं किया। मैं भी समझता हूँ कि स्केड्यूलिंग जो है उसकी बड़ी एक टाइट चीज़ है, बड़ा सर बहुत ज़्यादा बच्चा होता है जिसको, तो उसको ऐसे नहीं है कि हम इसको परसों कर लेते हैं या एक महीने बाद कर लेते हैं। अलबत्ता ये एक इशू इस पर आते हैं। दूसरा ज़्यादा बड़ा इशू है कि इन इम्तहानात को इन्विजिलेट करने के लिए आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो लगभग 9000 आपको साथी चाहिए होता है जो इसको इन्विजिलेट करें। इस दफ़ा ये हुआ बहुत सारों ने ये कहा है कि जी हम इन्विजिलेशन में पार्टेक नहीं करेंगे। महकमा जो तालीम आला तालीम जो है उनको उन्होंने कह दिया है कि जी बहुत दीगर जो उनके मसाइल हैं जिसमें सबसे बड़ा ये है कि जी उनको इसके पैसे बहुत कम मिलते हैं, नंबर 1, पैसे जो मिलने चाहिए वो भी कई दफ़ा नहीं मिलते, और उसके अलावा कई जो उनकी बाकी नॉर्मल अपनी लाइफ के अंदर जो मसले मसाइल है इस शोबे से मुंसलिक वो उसी को शायद लेवरेज करके इसके अंदर थोड़ा सा ला रहे, क्योंकि उनको इनकी ज़रूरत है। ये 9000 शख्स के बगैर इम्तिहान नहीं हो सकते। उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल में मैं आज ये भी खबर पढ़ रहा था कि काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने सस्पेंड भी किया है ये करने के लिए। तो ये एक मसला क्रिएट हो रहा है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन अगर ये इम्तिहानात जो हैं इस वजह से ना होए तो ये आगे कब करेंगे ये ना हो। बच्चों का हमने देखा है होते हुए कई दफ़ा बच्चों का एक पूरा साल ज़ाया हो जाता है इस चीज़ में कि जी असातिज़ा और महकमा तलीम जो है उनकी बनी नहीं आपस में, बच्चे का नुकसान ना हो जाए। मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है। जी बिल्कुल सर, बात ये है कि ज़ाहिर है हमने कल बात की थी कि कई पुलिस वालों ने, ख़ासतौर पे एंटी राइट्स वालों ने PSL की ड्यूटी देने से इनकार कर दिया। चैम्पियंस ट्रॉफी की, बिल्कुल सॉरी। सो अब हम ये सुन रहे हैं अगेन, कल भी हमने कहा था कि अगर उनको सस्पेंड किया गया है तो ठीक है, अगर इनके खिलाफ भी कोई एक्शन हो रहा है तो ठीक है, लेकिन एक दफ़ा ना ग्रीवेंसेज इनके भी सुन लें। देखें मतलब आखिरी जब मैंने पता किया था ना तो आज से मेरे ख्याल में साल पहले, तो इनको एक इम्तिहान का कोई पता नहीं 750 रुपया मिल रहा था। तो ये कोई इतने पैसे नहीं है, चले आप राउंड ऑफ करके 1000 भी कर लें। तो ये अब अलाउंस ऐसे है कि इसमें मतलब किराया ही अगर आप लगा लें तो आना जाना ही खत्म हो जाता है। अच्छा फिर ये है कि चलें जी, वो हुकूमत शायद उस पर ये मौक़िफ़ रखती है कि इनकी तो तनख्वाह तो टीचर की हम देते हैं पर मंथ, ये तो अलाउंस है ही बस इस चीज़ का कि उस दिन ये आ जाएं और चले जाएं। दूसरी तरफ ये अलाउंस भी उनको शिकायत ये मिली है कि 6-6 महीने नहीं मिलता, तो बहरहाल ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा फिर इस तरह अगेन हम ये हमेशा से कहते हैं कि मतलब बात चाहे पुलिस वाले हों चाहे असातिज़ा हों कोई भी हो, आपको जो है ना इसलिए पैसे बढ़ाने चाहिए क्योंकि अगर एक शख्स खुश नहीं होगा ना तो फिर वो शायद रास्ते ढूंढेगा गलत तरीके से पैसे कमाने के। तो हम नहीं चाहते, जिस तरह पुलिस वाला मामला बड़ा सेंसिटिव है, वो सिक्योरिटी का मामला है, उसी तरह ये इम्तिहानात जो हैं ये हमारे बच्चों के आगे एजुकेशन फ्यूचर सारा इससे रिलेटेड है, तो उस पर भी हम नहीं चाहते कि कोई लैप्स हो। तो अगेन इनके, मैं ये समझता हूँ कि इनके ग्रीवेंसेस समझने चाहिए, उनको सामने रखना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, और अगर कोई बेहतरी आ सकती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सर, बेहतरी आनी चाहिए। देखिए ओवरऑल हम इस मुल्क के अंदर जो मेन इश्यूज़ हाईलाइट कर देते होते हैं उसमें एक मईशत है, टेररिज्म है, बट हेल्थ है, एजुकेशन भी राइट अप देयर है। मतलब एक चीज़ जो है जिसके ऊपर आपको तवज्जो देनी चाहिए है। इसमें तो सर ये भी हो सकता है कि जैसे प्राइवेट स्कूल्स जो है उनको प्राइवेटाइज़ करने का एक सिस्टम चला था, मुझे नहीं पता वो कहाँ तक पहुँची है बात के हो रहा है नहीं हो रहा। अलबत्ता हुकूमत जो थी वो इस चीज़ पे मोटिवेटेड थी कि हम इनको आउटसोर्स ही कर दें कुछ देर के लिए। मसला ये है कि उसके अंदर भी और इसके अंदर भी गवर्नमेंट हमेशा जब चीज़ें आउटसोर्स करती है ना वो अपनी ओवरसाइड जो है फिर भी रखना चाहती है। इस तरह काम होता नहीं है। इनको तो आप बड़ी इजीली कर सकते हैं आउटसोर्स, कि आप प्राइवेट सेक्टर से लोगों को कहें कि जी हमारे इतने बच्चे हैं उनके इम्तिहान कराने इस दिन पे फ़लाने दिन पे, तो प्राइवेट सेक्टर जो है उसके अंदर आपको कहेगा जी कि हम इतनी फ़ीस ले लेते हैं, हम इन्विजिलेटर्स को भी हायर कर लेंगे, उनको मज़ीद पैसे देंगे, जो गवर्नमेंट दे पाती है उससे ज़्यादा पैसे दे देंगे, हम इम्तिहानात भी अच्छी तरीके से करवा लेंगे, हम उसके बाद सारे जो तमाम पेपर्स हैं या चेक होने उनको वहाँ पहुँचा भी देंगे, और छोटे छोटे सेंटर्स करके इनको स्प्रेड आउट करते हैं। अब जाहिर है ये एक आइडिया है जिससे ये मसला हल हो सकता है। दूसरा ये है कि आप इनकी जो पेमेंट है, अगर तो पेमेंट ही मेन इशू है, उसको बढ़ाएं, उसको बेहतर करें। और सर रियलिस्टिकली कोई भी टीचर जो है उस वक्त उनके सिर्फ़ और सिर्फ ये मसले तो है नहीं, उनके ट्रांसफ़र्स, तबादले,
स्कूल की अपनी सर्कमस्टांसेस जो हैं जहाँ उनको पढ़ाते हैं वहाँ पे, और उनका अपना लेवल क्या है, उनकी ट्रेनिंग हो रही है नहीं हो रही, ये सारा कुछ जो है इनके मसाइल बहुत संगीन है। तो इसको सारे को टेकअप करना पड़ेगा अगर आपने इसको स्मूथली चलाना है, वरना तो हर साल मसला होगा। जी, लेकिन मसला फिर वही है ना कि प्राइवेटाइज करना इसलिए हल नहीं है क्योंकि अगर आपने एजुकेशन और हेल्थ को भी प्राइवेटाइज कर देना है तो फिर सरकार का काम क्या है, सरकार करेगी क्या? नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि अगर आप प्राइवेटाइज करोगे तो जाहिर है प्राइवेट सेक्टर को पैसे ही दोगे ना, तो वही पैसे अगर आप इस पे लगा के तो खुद अपनी टाइमली पेमेंट्स कर दो, थोड़े से अलाउंस बढ़ा दो, तो वो भी हो सकता है। बाकी मतलब अगेन अगर आपको यही लगता है कि सरकार का जो काम है वो ये होना चाहिए कि बस लीगल इश्यूज जब आ जाएं किसी के, मतलब सब कुछ प्राइवेट सेक्टर करे, और जब प्राइवेट सेक्टर के आपस में या आवाम के प्राइवेट सेक्टर के साथ कोई लीगल इश्यूज आए तो उसमें सरकार आके करे तो ठीक है, फिर अगेन उस पर भी पार्लियामेंट में आप बात करके देख लें। और आखिर में आपने जिस तरह से कहा ना कि आवाम जो है वो बहुत कहते थे कि जी ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये आगे पीछे कर लें क्योंकि रोज़े हैं, पर ये बड़ा मसला होता है स्केजुलिंग का। देखिए कितना को मसला हो जाएगा अगर आवाम समझते हैं कि रोज़ों में नहीं होने चाहिए तो कर दे। 23 मिलियन स्टूडेंट जो है, बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्कूल है, उस पर इतनी कोई सख्ती नहीं है कि उसको कैसे स्कूल के अंदर लेके आना है। जो स्कूल में हैं वो अगर चाहते हैं कि 15 दिन इलेक्शन कह रहे हो एग्ज़ाम पहले या आगे हो जाए तो वो एक बहुत बड़ा सख्त वो कर देने चाहिए थे। बिल्कुल सर। बाकी अगेन ये देखते हैं इसको हम कि कमिंग वीक के अंदर क्या डेवलपमेंट होती है इसके ऊपर। जैसे मैंने कहा 5 तारीख से शायद ये इम्तिहान शुरू होने हैं, अब होते हैं नहीं होते, साथ से क्या उनकी डील होती है, लेट्स सी। यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज़। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू। हमारा सर पहला पार्लिमानी साल जो है वो ख़त्म हुआ है। आपको पता है 9 तारीख के 8 और 9 तारीख के इलेक्शंस थे, उसके बाद ज़ाहिर पार्लियामेंट फॉर्म हुई, तो फिर उसने अपना एक साल मुकम्मल किया जिसके अंदर बहुत सारी एक एंड ऑफ द ईयर एक पार्लिमानी एंड ऑफ ईयर रिपोर्ट आती है अंडर द लीडरशिप ऑफ स्पीकर साहब जो हैं या सादिक। तो अब उस सारे चक्कर के अंदर से 2-3 चीज़ें बड़ी हाईलाइट करना ज़रूरी हैं। अच्छी बातें पहले आपको बताता हूँ सर। एक तो ये कि गवर्नमेंट ने सर इस पार्लिमानी साल में रिकॉर्ड तकरीबन 40 गवर्नमेंट बिल्स जो हैं पास किए हैं और 11 प्राइवेट मेंबर बिल्स जो हैं पास हुए हैं। एक ये चीज़ हुई है। 36 गवर्नमेंट बिल और 6 प्राइवेट मेंबर बिल जो हैं वो एक्ट्स बने हैं इसके अंदर। तो ये बड़ी एक स्पीडली चीज़ हुई। ज़ाहिर है इसके अंदर फिर पिल डैट की भी एक ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर कि ये हरीड फॉर पैसेज थे, मतलब इनको जान के इसलिए किया। MNAs की इनके ऊपर जो बहस है वो इतनी तवील नहीं हुई, अलबत्ता इनको पास कराया गया इस नंबर को अचीव करने के लिए। अब ये ज़ाहिर डिबेटेबल है, अलबत्ता पार्लिमानी साल के अंदर हमने इतने सारे जो बिल्स हैं वो पास किए। एक तो ये। दूसरा सर जो गुड न्यूज़ इस साल हुई है कि नेशनल असम्बली के जो मेंबरान हैं उन्होंने खुद से ही फैसला करके अपनी सैलरीज जो हैं उनको 300% हाइक जो है उसको प्रपोज करके अप्रूव भी कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी स्पीडली अप्रूव हुआ। तो उसका जो बेसिक फिगर हम आपको बताता हूँ, जो ओवरऑल एवरेज निकली के 1,80,000 रुपये अगर उनकी सैलरी है तो 5,19,000 रुपये जो है अब सैलरी होगी। ज़ाहिर है सर ये MNAs हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनको काम करने के लिए पंजाब असम्बली में भी हुआ था, ये नेशनल असम्बली में भी हुआ है। और ये सर दूसरी बात होगी इस रिपोर्ट के अंदर। अब तीसरी पे आते हैं सर जिसको हमने ज़्यादा डिस्कस करना है कि आपको पता है ऑस्टेरिटी का दौर है। IMF से लेके तमाम तर जो आपको एडवाइस करते हैं लोग वो कहते हैं हुकूमत का साइज़ जो है उसको आप रिड्यूस करें। तो हुकूमत के साइज़ का तो मुझे नहीं पता, बट पार्लियामेंट जो है उन्होंने बेसिकली जो कुछ नॉन एसेंशियल पोस्ट्स हैं उनके जो ज़ुमरे में आती हैं उनको उन्होंने अबॉलिश कर दी है। तो वो बेसिकली सर 3 फेजेज़ में ये किया गया और अभी ऑन गोइंग है। फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 शायद अभी होगा। तो फ़ेज़ 1 में तकरीबन को 90 पोस्ट ख़त्म की, फ़ेज़ 2 के अंदर फिर और मज़ीद की और फ़ेज़ 3 के अंदर और करेंगे। फ़ेज़ 1 और 2 से कहा जाता है कि 563 मिलियन रुपए जो हैं वो बचाए जाएंगे। ये ग्रेड 1 to 19 के जो आपके अफसर जो पोस्ट हैं उनको अबॉलिश किया गया। फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में कहा जा रहा है कि जब ये फ़ेज़ 3 हम कर लेंगे तो लगभग हुकूमत के ऊपर जो बोझ है वो 1 बिलियन 1 अरब रुपए का बोझ जो है वो कम हो जाएगा। तो ये सर सारी एक रिपोर्ट हमारे सामने है ये पार्लियामेंट की तरफ से कि ये अच्छी चीज़ें हुई हैं। तो ये पोस्ट जो अबॉलिश हुई है, पहले इसमें आई थिंक गलत ये रिपोर्ट कर दिया गया था कि इन लोगों को फायर कर दिया गया। फायर किसी को नहीं किया, ये पोस्ट ही अबॉलिश कर दी आपसे। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत ही अच्छी खबर है। हम पिछले अभी टीचर्स वाली ब्रेक में हम ये कह रहे थे कि जब आप किसी को कम तनख्वाह देंगे तो फिर वो कोई और तरीके ढूंढेगा कमाने के।
तो अभी अगर आपने नेशनल असम्बली के जो अरकान हैं उनकी तनख्वाह बढ़ा दी है, तो अब वो तरीके ढूंढ रहे हैं कि हमने जो है कुछ चीज़ें ठीक करके देनी है, क्योंकि अब तो पैसे हम वैसे ही कमा रहे हैं। अच्छा, तो ये उसमें एक अच्छा स्टेप है उसकी तरफ। लेकिन अगेन आपको ये मतलब ज़ाहिर इस पे कुछ लोग ये कहेंगे कि जी फ़र्क क्या पड़ता है कि हमारा जो इस वक्त टारगेट जो हम अचीव नहीं कर सके टैक्स कलेक्शन की मद में, वो 600 बिलियन रुपए है। तो यहाँ से अगर आप 1 बिलियन बचा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ, ये बात ठीक है कि ये आटे में नमक के बराबर है, लेकिन ये अब ना आदत डलनी शुरू हुई है। ठीक है कि अब से इस तरह भी होगा, अब से हम ये भी किया करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता इसका दायरा कार वसी होता चला जाएगा। क्योंकि अगेन ये उसी तरह जो हम कल वाटर कंजर्वेशन पे बात कर रहे थे, तो उस पर भी हमने यही कहा था कि जी अब जो हम करेंगे उससे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो एक अलग चीज़ है, कम से कम आज से आदत तो डालनी शुरू करें, क्योंकि आगे जाके हमें पता है क्या होने जा रहा है। सो अगेन ये आज से आदत डालना बड़ा ज़रूरी है। अगर हमने अभी 1 बिलियन बचाया है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस साल के एंड तक हम 30 बिलियन 40 बिलियन को टच करें बचाने की तरफ। और बाकी ये है कि अभी वो ज़ाहिर है कल हमारी IMF से मीटिंग है सेकंड ट्रांच के लिए, और उसके लिए अब वो नई शराइत रखेंगे, और फिर वही बात है हमें टैक्स कलेक्शन भी अपनी बेहतर तो करनी पड़ेगी, वरना फिर उनकी शराइत सख्त से सख्त होती है। सर बिल्कुल सर, देखें ये जब इस दफ़ा का इस साल का बजट आया था और हमें बताया गया था क्या होगा, तो उसमें एक बहुत ग्लेरिंग किस्म का ना एक चीज़ थी जो कि जिससे हम कंफ्यूज भी हुए, दुख भी हुआ, और जो हुकूमत को अब अगले बजट में मेरे ख्याल में इतना रोम नहीं होगा उनके पास करने का। वो बेसिकली था कि सैलरीड क्लास को क्यों टैक्सेशन बहुत हैवी कर दी, और अपने आप को शबाशियों समेत नए नए दफातर भी बनाए गए, उसके साथ साथ सैलरी हाइक्स भी हुई, और ना सिर्फ पंजाब असम्बली में हुई बल्कि ये नेशनल असम्बली में भी हुई, और दीगर असम्बलियों में भी शायद वो कर रहे हो या कर चुके होंगे देखा दाखी। बिल्कुल, तो कई डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे बोनस सैलरीज इकट्ठे ही 3-3 ले जी आप सर। अच्छा सर, ये सब रोकना पड़ेगा। ना सिर्फ ये जो अबॉलिश वाली जो एक चीज़ शुरू हुई है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जी इसमें ना देखें, एक तो आप फेस सेव करते हैं कि जी हम वो लोग जो हैं जब अबॉलिश करेंगे सर एक पोस्ट, तो जाहिर है फिर वहाँ पे जो लोग हैं उनको भी कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, मतलब किस लेवल तक एडजस्ट करेंगे। ये सर जो है ना, ये पिल सॉलो करनी पड़ेगी इवेंचुअली जाके, जब आपको ऑस्टेरिटी वाकई में ले जानी पड़ेगी ना आगे, और आपका अपना साइज़ को, राइट साइजिंग का लफ्ज़ अभी भी इस मजमून जो मैंने पढ़ा है जहाँ पे उसमें यार सादिक साहब ने इस्तेमाल किया, राइट साइजिंग जो है ना एक यूफेमिज्म है फायर करने के लिए लोगों को। तो आपने अगर ये टफ पिल जो है ये सबको करनी पड़ेगी सर सॉलो। आगे जाके आपको मिनिस्ट्रियां बंद अगर करनी पड़ जाएं, अगर आपको इन ऑपरेशनल नॉन एसेंशियल स्टाफ को ले ऑफ करना पड़ जाए, तो ये एक आगे जाके चीज़ जो है इसका मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए कि उन लोगों का करना क्या है, उनको आगे कहीं एडजस्ट करना है, या अगर वो एडजस्ट नहीं होते तो करना क्या है। ये सर डिबेट है जो होनी चाहिए मेरे ख्याल में इस रिपोर्ट के अंदर। ये तो सारी चीज़ें होगी, उन्होंने बता दिया हमें। कोई शख्स जो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर रेज करेंगे जी ये तो टू लिटिल टू लेट वाली बात ना हो जाए। फ्यूचर प्लान क्या है, जब आप असल में लोग आपको ले ऑफ करने पड़ेंगे तो आपने उसके बारे में क्या सोचा है। सर ये वो डिसीजंस हैं, ये वो कॉन्वर्सेशंस हैं जो मैं सुनना चाहता हूँ। मैं इंटरेस्टेड हो जाऊँगा पार्लियामानी बहस के अंदर अगर इस किस्म की बातें होंगी। अभी तो वही है जी कि ऑपोजिशन ने हमें ये कह दिया तो आपका मैंडेट नहीं है, तो इनका मैंडेट नहीं है, तो ये भी ऐसे थे वैसे। ये कब तक ये करेंगे हम, ये कितनी देर तक ये मामला चलाएंगे। वही वाली बात है कि ये ना हो कि एक दिन सुबह उठे और कहें यार हम तो बहुत ब्लोटेड हो चुके हैं, अब तो हमसे चला भी नहीं जा रहा। यकीनन सर ये मसला डिस्कस होना चाहिए है, ये पार्लियामान में भी डिस्कस होना चाहिए, तमाम टीवी चैनल्स पे भी डिस्कस होना चाहिए, सोशल मीडिया पर भी होना चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ वही है कि इसमें मसाला कम है। ये होने लगता है डिस्कस तो एकदम से कोई मसालेदार चीज़ आ जाती है कि जी वो यूक्रेन के सदर की और ट्रंप की आपस में जो है ना लड़ाई हो गई है। अच्छा, वो फिर वही बात है कि उसके बाद कोई ये नहीं देखता कि ट्रंप के यूक्रेन के सदर ने उसके बाद भी कहा है कि हमारी जो मादनियात की डील्स यूएस से होने जा रही है वो हमें कबूल है। ठीक है, मतलब वो मईशत का सोच रहे हैं, यहाँ पे सोच रहे हैं कि ओए नू एक कहता है, नू एक कहता। तो इधर जो है ना जब तक मसाले में से नहीं निकलेंगे, ये एग्जैक्टली ये वो बात है कि जो होनी चाहिए कि आप ले ऑफ करेंगे या आप करेंगे या आप हैंडशेक गोल्डन करेंगे या आप क्या करेंगे, नई हायरिंग्स पर पाबंदी लगाएंगे आप, मतलब क्या होने क्या जा रहा है, इस मुल्क का लाहे अमल क्या होगा। हम 10 साल बाद कोई तो प्लान होगा हमारे पास, 10 साल बाद का कोई प्लान नहीं है। सिर्फ ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो, जब आप उनसे पूछते हैं वो कहते हैं जी कि करप्शन ख़त्म हो जाएगी और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी।
ख़त्म, फिनिश्ड। और भाई ये तो हो ही नहीं, ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और ये दोनों चीज़ें हो भी जाएं तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इतने ज़्यादा कर्ज़ों में डूबे हुए हो और आप क्योंकि एक्सपोर्ट ही कुछ नहीं करते, आपका ज़र मुबादला का प्रॉब्लम है। आप अभी अगले 3 टेन्योर्स तक, मतलब 3-3 साल के 3 टेन्योर्स तक IMF पे डिपेंडेंट हो। इसलिए ये आप करप्शन ख़त्म कर भी लो और डेवलपमेंट ज़्यादा कर भी लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो ना सुनने को तैयार है ना बात करने को तैयार है। और सर देखें, लास्टली इसके अंदर ये ऐड कर लें कि एक जो प्राइवेटाइजेशन की जो एक मुहिम यहाँ पे चल रही है और सब चीज़ों को प्राइवेटाइज करने, सक्सेसफुली हम किसी चीज़ को प्राइवेटाइज नहीं कर, यहाँ तो बात एयरलाइंस की तक हो रही थी, यहाँ तो प्राइवेट क्लब नहीं प्राइवेटाइज हो सके। मतलब जो प्राइवेट क्लब अब रेलवे वालों के पास है वो भी नहीं हो सका, वो भी सारा फैल गया, ख़त्म हो गया। तो माई पॉइंट इज़ कि उसकी वजह क्या है। मैंने सर बहुत सोचा है इसके ऊपर और मैंने काफ़ी लोगों से बात की कि ये क्यों होता है। कहते सर एक वजह कि थोड़ा सा ना सेपरेशन एंग्जाइटी हो रही है सबको। ये नहीं कि ये इस वक्त जो बैठे हैं सबको ही कि यार ये अगर ट्रेंड शुरू हो गया ना, सब कुछ प्राइवेट कर दिया, तो जिन जगहों से जो हमारे मज़े हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी ओवरसाइट रखो। ओवरसाइट जब आप रखेंगे ना, प्राइवेट बंदा नहीं आएगा सर, यकीनन। और अभी वो फाइनली खबर आई है कि जी डिस्कोस जो हैं वो प्राइवेट होना शुरू हो रहे हैं। और इसमें हमारा सवाल यही था कि जी किस तरह से होंगे जब तक वो लुक्रेटिव नहीं होंगे। तो शुरू में जो पहले 3 डिस्कोस जिनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ये वो हैं जिनकी कलेक्शन 98% से ऊपर। सो जो ऐसे तमाम डिस्कोस जिसमें लॉस है वो अभी ज़ाहिर है प्राइवेटाइज नहीं हो रहे। पहले जो प्रॉफिट वाले हैं, प्रॉफिट वाले उनको करें। कमाल होगी सर। सर इजाज़त लेते हैं, वक्त ख़त्म हो जाता है। अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।